तो कल्पना कीजिए एक विशाल दहाड़ता हुआ इंजन। हाँ, जो मतलब सैकड़ों हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर रहा हो। बिल्कुल। कोई भारी ट्रक जो पहाड़ों पर सामान खींच रहा हो या कोई बहुत तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार। इन मशीनों को देखकर हमारे दिमाग में क्या आता है? वही भारी धातु, जटिल इंजीनियरिंग और बड़े बड़े पुर्जे। एकदम सही। लेकिन आज हम पोसवाल अकेडमी के नोट्स के आधार पर जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, उसमें हम एक ऐसे पुर्जे को डिकोड करेंगे जो आकार में मतलब शायद किसी की उंगली के घेरे जितना छोटा होता है। हाँ, और एक मामूली से रबर बैंड जितना पतला भी। है ना? फिर भी ये इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर ये काम करना बंद कर दे तो वो पूरा का पूरा विशालकाय इंजन सिर्फ लोहे के एक बेकार डिब्बे में बदल जाएगा। इस विषय की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है। तो आज का हमारा मिशन है इसी छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली पुर्जे के विज्ञान को समझना। हम बात कर रहे हैं पिस्टन रिंग की। देखिए, बाहर से देखने पर हमें सिर्फ मशीन की ताकत दिखाई देती है, लेकिन वो ताकत अंदर कैसे कैद है ये कोई नहीं सोचता। हाँ, सही कहा। किसी भी इंजन के काम करने का जो पूरा विज्ञान है वो सिर्फ एक ही सिद्धांत पर टिका है, और वो है दबाव यानी प्रेशर को नियंत्रित करना। प्रेशर। हाँ, पिस्टन और सिलेंडर के बीच मौजूद ये मामूली सा जो धातु का छल्ला है वो कोई आम पुर्जा नहीं है। ये असल में एक ही समय में गर्मी का पुल भी है और एक मजबूत दीवार भी। जब मैं पोसवाल एकेडमी के इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो इसे समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही घरेलू सी उपमा आई। अच्छा, कौन सी? जैसे हमारी रसोई में एक प्रेशर कुकर होता है ना? वो कुकर चाहे कितना भी मोटा और मजबूत स्टील का क्यों ना बनाओ, अगर उसके ढक्कन में लगी वो छोटी सी रबर की रिंग निकाल दी जाए तो क्या होगा? तो वो कुकर किसी काम का नहीं रहेगा, भाप बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल। अंदर कोई दबाव नहीं बनेगा, भाप किनारों से रिसती रहेगी और खाना कभी नहीं पकेगा। इंजन के लिए पिस्टन रिंग की भूमिका भी मुझे कुछ कुछ वैसी लगी। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। जिसके बिना इंजन के अंदर होने वाले विस्फोट की सारी ताकत मतलब एकदम बेकार हो जाती है। प्रेशर कुकर वाली बात से ये समझना आसान जरूर हो जाता है कि सीलिंग का असल मतलब क्या है, लेकिन यहाँ कुकर और इंजन में एक बहुत बड़ा फर्क भी है। अच्छा, वो क्या? कुकर में जो दबाव है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है, जहाँ ईंधन और हवा का मिश्रण जलता है, वहां कोई साधारण उबाल नहीं आ रहा है। हाँ, वहां तो विस्फोट होते हैं। एकदम। वहां एक सेकंड में दर्जनों बार भयानक विस्फोट होते हैं। उन विस्फोटों से पैदा होने वाला जो दबाव है वही पिस्टन को एक भारी झटके के साथ नीचे धकेलता है। और इसी से गाड़ी के पहियों को घूमने की ताकत मिलती है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर पिस्टन रिंग बीच में ना हो तो उस विस्फोट की सारी गैस और सारा दबाव पिस्टन के किनारों से खिसक कर इंजन के निचले हिस्से में लीक हो जाएगा। मतलब विस्फोट तो होगा, शोर भी होगा, लेकिन मशीन को चलाने के लिए कोई ताकत नहीं मिलेगी। एकदम सही समझे आप। तो आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। स्रोत में पिस्टन रिंग की बनावट के बारे में बताया गया है कि यह एक गोल धातु का छल्ला होता है। हाँ, जो पिस्टन के बाहरी हिस्से पर बने खांचों में फिट रहता है। और ये पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच बिल्कुल सटीक तरीके से बैठता है। लेकिन जो बात मुझे स्रोत पढ़ते समय सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो इसके काम करने का तरीका है। वो कैसे? मतलब एक ही छोटे से छल्ले के जिम्मे तीन अलग अलग और बहुत बड़े काम हैं। हाँ, ये बात तो है। नोट्स के अनुसार पहला काम है सीलिंग यानी गैस को लीक होने से रोकना। दूसरा है हीट ट्रांसफर यानी पिस्टन के गर्मी को बाहर निकालना। और तीसरा है ऑयल कंट्रोल यानी इंजन के तेल को नियंत्रित करना। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि एक साधारण सी धातु की पट्टी एक ही समय में गैस, भयानक गर्मी और तेल, इन तीनों मोर्चों पर एक साथ कैसे लड़ सकती है? ये तो एक साथ तीन अलग अलग नौकरियां करने जैसा है। हाँ, यही पर इंजीनियरिंग का असली जादू छिपा है। हम अक्सर धातु के एक छल्ले को एक निर्जीव मतलब एकदम स्थिर वस्तु मान लेते हैं। हाँ, जैसे कोई आम पुर्जा हो। लेकिन इंजन के अंदर पिस्टन रिंग एक बेहद गतिशील व्यवस्था की तरह काम करती है। ये कोई दीवार में सीमेंट से चिपकाई गई ईंट नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, जब इंजन चलता है तो पिस्टन एक मिनट में हजारों बार ऊपर नीचे होता है। जरा सोचिए, धातु का एक टुकड़ा धातु की ही एक दीवार पर एक मिनट में हजारों बार रगड़ खा रहा है। बाप रे, हजारों बार! हाँ,
इस भयंकर गति के कारण इतना भारी घर्षण पैदा होता है कि पिस्टन का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। रुकिए, अगर तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो पिस्टन पिघल क्यों नहीं जाता? मतलब अंदर कोई पानी या कूलेंट तो जा नहीं रहा है ना, है ना? बिल्कुल। और यहीं पिस्टन रिंग का दूसरा काम यानी हीट ट्रांसफर सामने आता है। अच्छा। पिस्टन के अंदर अपनी गर्मी बाहर निकालने का कोई सीधा रास्ता होता ही नहीं है। बाहर सिलेंडर की जो दीवार है उसके चारों तरफ कूलेंट या पानी बहता रहता है जो उसे ठंडा रखता है। तो पिस्टन रिंग क्या करती है? पिस्टन रिंग इस तपते हुए पिस्टन और ठंडी दीवार के बीच एक थर्मल ब्रिज यानी एक तरह से गर्मी के लिए पुल का काम करती है। अरे वाह! पिस्टन की सारी गर्मी इसी पतली सी रिंग के जरिए सिलेंडर की ठंडी दीवार तक पहुंचती है और वहां से कूलिंग सिस्टम उसे बाहर निकाल देता है। मतलब ये लगातार गर्मी को बाहर धकेल रही है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, पिस्टन रिंग्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो फैल और सिकुड़ सके। जब पिस्टन गर्म होता है तो रिंग बाहर की तरफ फैलकर ठंडी दीवार से चिपक जाती है। और अगर ये ब्रिज टूट जाए तो, मतलब अगर रिंग सही से संपर्क ना बनाए तो पिस्टन इतनी बुरी तरह गर्म होगा कि वो पिघलकर फैल जाएगा और सिलेंडर के अंदर ही हमेशा के लिए जाम हो जाएगा। ओह, जिसे मैकेनिक की भाषा में इंजन सीज होना कहते हैं। ये तो वाकई दिमाग को उलझा देने वाली बात है। मतलब वो रिंग सिर्फ गैस को ही नहीं रोक रही है, बल्कि वो लगातार पिस्टन को पिघलने से भी बचा रही है। एकदम। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या? अगर रिंग सिलेंडर की दीवार से इतनी मजबूती से चिपक कर चल रही है कि गैस भी ना निकले और गर्मी भी ट्रांसफर हो जाए, तो फिर रगड़ से वो खुद क्यों नहीं घिस जाती? बहुत सही सवाल है। मतलब एक सूखी धातु जब दूसरी सूखी धातु पर रगड़ खाएगी तो वो तो कुछ ही मिनटों में बुरादा बन जानी चाहिए, है ना? और यही सवाल हमें पिस्टन रिंग के तीसरे सबसे अहम काम यानी ऑयल कंट्रोल की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो तेल यहाँ काम आता है? जी। इन पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए इंजन के निचले हिस्से से लगातार इंजन ऑयल, जिसे हम मोबिल ऑयल भी कहते हैं, वो सिलेंडर की दीवारों पर छिड़का जाता है। चिकनाहट के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। अगर ये सारा तेल सिलेंडर की दीवार पे ही रह गया तो पिस्टन जब ऊपर जाएगा वो उस तेल को भी कंबशन चेंबर में धकेल देगा जहां आग लगती है। और फिर तेल भी जलने लगेगा। बिल्कुल। तो पिस्टन रिंग को ये तय करना होता है कि दीवार पर तेल की सिर्फ एक बहुत ही बारीक सी परत रहे जो नंगी आंखों से भी ना दिखे, जिससे चिकनाहट भी बनी रहे और तेल जले भी नहीं। जब मैंने नोट्स में ये पढ़ा कि एक अकेले पुर्जे को इतने सारे काम एक साथ करने हैं, मतलब दबाव रोकना, गर्मी ट्रांसफर करना और तेल को साफ करना, तो मुझे लगा कि किसी एक हिस्से के लिए ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। और फिर जब मैं स्रोत में आगे बढ़ी तो पता चला कि असल में ये कोई एक अकेला छल्ला है ही नहीं जो ये सब कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो पूरी एक टीम है। हाँ, आधुनिक इंजनों में 3 अलग-अलग प्रकार की रिंग्स का एक पूरा सेट होता है। हाँ, क्योंकि एक अकेला पुर्जा इतने चरम वातावरण में ये तीनों काम इतनी कुशलता से नहीं कर सकता। इसलिए इंजीनियरिंग में एक व्यवस्था बनाई गई है जहां काम को बांट दिया जाता है। इसे हम रिंग्स का पदानुक्रम या हायरार्की कह सकते हैं, जहां हर रिंग की एक खास बनावट और एक खास काम होता है। नोट्स में इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो चलिए इस टीम के ढांचे को समझते हैं। सबसे ऊपर जो रिंग होती है उसे कंप्रेशन रिंग कहते हैं। जी, इसका मुख्य काम गैस को रोकना है। हाँ, और उसके नीचे आती है सेकंड रिंग या जिसे स्क्रैपर रिंग भी कहा जाता है। यह बीच में रहते हैं और गैस को रोकने के साथ साथ तेल को भी खुरचने का काम करती है। और सबसे नीचे होती है ऑयल कंट्रोल रिंग, जिसका एकमात्र काम सिलेंडर में ऑयल की सही मात्रा को बनाए रखना है। बिल्कुल। इस पूरे ढांचे को देखकर ना मुझे किसी कॉर्पोरेट कंपनी के मैनेजमेंट की याद आ गई। अच्छा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट? हाँ। वो कैसे? ये तुलना काफी दिलचस्प लग रही है। देखिए, जो कंप्रेशन रिंग है वो टॉप मैनेजमेंट के तरह है। हाँ। उसका सीधा सामना सबसे बड़े संकट और सबसे भारी दबाव से होता है। मतलब सीधे विस्फोट की आग और गैस से। हाँ। वो इंजन की मुख्य पावर को संभालती है। हाँ, एकदम सही। फिर आती है बीच वाली सेकेंड रिंग, जो मिडिल मैनेजमेंट है। वो ऊपर से लीक होने वाले थोड़े बहुत दबाव को भी संभालती है और नीचे ग्राउंड लेवल पर तेल के प्रबंधन में भी मदद करती है।
मतलब दोनों तरफ संतुलन बनाती है। बिल्कुल। और फिर जो ऑयल कंट्रोल रिंग है वो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी या ऑपरेशंस टीम की तरह है। अच्छा। वो संसाधनों का यानी तेल का प्रबंधन करती है। वो ये तय करती है कि दीवारों पर सिर्फ चिकनाहट रहे और बाकी का फालतू तेल खुरच कर वापस इंजन के निचले हिस्से में भेज देती है। वाह। अगर ग्राउंड लेवल काम ना करे तो संसाधन बर्बाद होंगे और अगर टॉप लेवल काम ना करे तो कंपनी डूब जाएगी, है ना? ये तुलना सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर अच्छी नहीं है, बल्कि ये भौतिकी के नजरिए से भी एकदम सटीक है। इनकी एक दूसरे पर जो निर्भरता है वही सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर हम इस टॉप मैनेजमेंट यानी कंप्रेशन रिंग की बनावट को ही लें, ये गैस को सिर्फ अपनी ताकत से नहीं रोकती, इसमें एक बहुत ही चतुर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। वो क्या? जब विस्फोट होता है तो वो हाई प्रेशर गैस इस कंप्रेशन रिंग के पीछे की तरफ घुस जाती है और रिंग को अंदर से बाहर की तरफ यानी सिलेंडर की दीवार की ओर और ज्यादा जोर से धक्का देती है। अरे मतलब गैस ही रिंग को धक्का दे रही है? बिल्कुल। इसका मतलब है विस्फोट जितना भयानक होगा, कंप्रेशन रिंग दीवार से उतनी ही मजबूती से चिपकेगी और सील उतनी ही टाइट हो जाएगी। गैस का ही इस्तेमाल करके गैस को रोका जाता है। ये तो सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार जूडो मूव है। मतलब दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना। एकदम सही कहा। लेकिन अगर ये टॉप मैनेजमेंट यानी कंप्रेशन रिंग फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर कंप्रेशन रिंग घिस जाए या टूट जाए तो वो गर्म गैस सीधे नीचे की तरफ भागने लगेगी। इससे दो चीजें होंगी। पहला, पिस्टन को नीचे धकेलने वाली ताकत कम हो जाएगी तो इंजन की पावर आधी रह जाएगी, मतलब गाड़ी ढलान पर या वजन के साथ चढ़ाई नहीं कर पाएगी। और दूसरा, वो हजारों डिग्री गर्म गैस नीचे पहुंचकर इंजन के उस तेल को जलाकर राख कर देगी जो सिर्फ पुर्जों को चिकना रखने के लिए था। बाप रे। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे नीचे वाली ऑयल कंट्रोल रिंग अपना काम करना बंद कर दे तो वो तेल को खुरचकर वापस नीचे नहीं भेज पाएगी। नतीजा ये होगा कि तेल ऊपर चढ़कर कंबशन चेंबर में पहुंच जाएगा और ईंधन के साथ जलने लगेगा। और यही बात हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जब चीजें खराब होने लगती हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी मशीन अमर तो होती नहीं है। बिल्कुल। जब ये 3 परतों वाला सुरक्षा कवच टूटता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? पोस्टवेल एकेडमी के स्रोत में कई बहुत ही स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं। जैसे इंजन से नीला धुआं निकलना, इंजन ऑयल का बहुत तेजी से कम होना, पावर का अचानक से गिर जाना, गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आना और स्पार्क प्लग का गंदा हो जाना। जी। यहाँ मेरा एक सवाल है जो शायद कई लोगों के दिमाग में आता होगा। सड़क पर चलते हुए ट्रकों या पुरानी गाड़ियों से धुआं निकलना तो बहुत ही आम बात है ना? हाँ, रोज ही देखने को मिलता है। कई बार काला धुआं होता है तो कई बार सर्दियों में सफेद धुआं। लेकिन स्रोत में खास तौर पर नीले धुएं का जिक्र किया गया है। ये नीला धुआं ही क्यों? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये एक बहुत ही तकनीकी और जरूरी सवाल है। देखिए, मैकेनिक की दुनिया में धुआं सिर्फ धुआं नहीं होता, वो इंजन की बीमारी का एक रंगीन पर्चा होता है। अच्छा। काला धुआं आमतौर पर तब निकलता है जब ईंधन यानी पेट्रोल या डीजल जरूरत से ज्यादा जल रहा हो। सफेद धुआं तब होता है जब इंजन के अंदर पानी या कूलेंट लीक होकर जल रहा हो। लेकिन जब हम नीले धुएं की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा इंजन के तेल के जलने का संकेत है, जो ऑयल कंट्रोल रिंग के फेल होने से होता है। बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी बात की, जब सबसे नीचे वाली ऑयल कंट्रोल रिंग घिस जाती है तो वो एक खराब वाइपर की तरह काम करती हैं। वो सिलेंडर की दीवार से तेल साफ नहीं कर पाती। वो तेल ऊपर जाकर उस भयंकर तापमान में पेट्रोल या डीजल के साथ जलने लगता है। अब इंजन ऑयल की जो रासायनिक संरचना है वो ईंधन से बहुत अलग होती है। हाँ, वो तो गाढ़ा होता है। जब ये इतने ऊंचे तापमान पर जलता है तो जो गैस बाहर निकलती है उसमें एक खास तरह का नीलापन आ जाता है और उसमें जले हुए तेल की एक बहुत ही अजीब सी तीखी गंध होती है। तो नीला धुआं एक सीधा संकेत है कि इंजन बाहर का ईंधन नहीं बल्कि अपना ही खून, अपना ही तेल पी रहा है। इंजन अपना ही खून पी रहा है, ये सुनकर ही समझ में आ जाता है कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। और इसी से स्रोत का दूसरा लक्षण भी साफ हो जाता है कि इंजन ऑयल का ज्यादा खर्च होना क्यों होता है, क्योंकि तेल कहीं बाहर जमीन पर नहीं टपक रहा है बल्कि वो अंदर ही जल जल कर धुएं में बदल रहा है। एकदम सही। लेकिन स्रोत में एक और लक्षण दिया है, स्पार्क प्लग का गंदा होना। मैं ये समझना चाह रही थी कि तेल के जलने से गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत क्यों आने लगती है। मतलब थोड़ी बहुत कालिक तो हर इंजन में होती है ना? देखिए, कालिक होना अलग बात है
और कार्बन का जमाव होना बिल्कुल अलग। स्पार्क प्लग वो छोटा सा पुर्जा है जो पेट्रोल इंजन के अंदर एक चिंगारी पैदा करता है, जिससे हवा और पेट्रोल के मिश्रण में आग लगती है। हाँ, स्पार्क पैदा करता है। इस चिंगारी को पैदा करने के लिए प्लग के दोनों सिरों के बीच का गैप बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब पेट्रोल को इस तरह से रिफाइन किया जाता है कि वो जलने के बाद कोई ठोस कचरा नहीं छोड़ता। लेकिन इंजन ऑयल को जलने के लिए नहीं बनाया गया है, उसे सिर्फ चिकनाई के लिए बनाया गया है। जब तेल जलता है तो वो पूरी तरह से भाप नहीं बनता। तो वो पीछे क्या छोड़ता है? वो पीछे एक बहुत ही जिद्दी, चिपचिपी और काली गंदगी छोड़ जाता है, जिसे कार्बन डिपॉजिट या ऑयल ऐश कहते हैं। ये भारी कार्बन जाकर सीधे स्पार्क प्लग की टिप पर जम जाता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। ओह! अब जब स्पार्क प्लग चिंगारी निकालने की कोशिश करता है तो वो चिंगारी उस काली परत के पार जा ही नहीं पाती। जब चिंगारी नहीं होगी तो अंदर आग नहीं लगेगी और गाड़ी स्टार्ट होने से सीधा मना कर देगी। मतलब ये पूरे एक चेन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल। एक छोटी सी रिंग घिसती है जिसकी वजह से तेल ऊपर जाता है, वो तेल जलकर नीला धुआं बनाता है, उसी जले हुए तेल का कार्बन स्पार्क प्लग को चोक कर देता है और अंत में लाखों रुपए की गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। हाँ, यही होता है। ये जानकर तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी मजबूत धातु की रिंग्स खराब क्यों होती हैं? स्रोत में जो कारण बताए गए हैं वो बहुत ही व्यवहारिक हैं, जैसे इंजन का बहुत ज्यादा गर्म होना, खराब क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करना, समय पर सर्विस न करवाना और गंदगी जमा हो जाना। इन सभी कारणों की जड़ में ना एक ही विज्ञान छिपा है। वो क्या? चिकनाहट का खत्म होना और सूखे घर्षण यानी ड्राई फ्रिक्शन का शुरू होना। लोग अक्सर सर्विस टाल देते हैं या खराब क्वालिटी का सस्ता तेल डलवा लेते हैं। हाँ, पैसे बचाने के लिए। अब तेल का एक गाढ़ापन होता है जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। जब खराब क्वालिटी का तेल इंजन की भारी गर्मी के संपर्क में आता है तो वो पानी की तरह पतला हो जाता है। उसकी परत बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब सोचिए, पिस्टन रिंग जो 1 मिनट में हजारों बार ऊपर नीचे हो रही है, उसे बीच में कोई तेल की परत मिल नहीं रही। वो सूखी धातु की दीवार पर सीधे रगड़ खा रही है। बाप रे, तो वो तो घिसी जाएगी। बिल्कुल, वो बहुत तेजी से घिसकर अपना आकार खोने लगेगी। इसी तरह जब सर्विस समय पर नहीं होती तो पुराने तेल में छोटे छोटे धातु के कण और गंदगी जमा हो जाती है। ये गंदा तेल जब पिस्टन रिंग और दीवार के बीच आता है तो वो एक सैंड पेपर या रेगमाल की तरह काम करने लगता है, जो धीरे धीरे रिंग्स और सिलेंडर दोनों को छील देता है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी चमत्कार से कम नहीं है जो सिर्फ बुनियादी अनुशासन पर टिका है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, अनुशासन। स्रोतों में बचाव और मेंटेनेंस के जो तरीके बताए गए हैं वे बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, वे बहुत ही आसान हैं। हाँ, जैसे समय पर तेल बदलना। बिल्कुल, समय समय पर इंजन ऑयल बदलना, एक अच्छी क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल करना, कूलेंट का ध्यान रखकर इंजन को ओवरहीट होने से बचाना और सर्विस हमेशा समय पर करवाना। अगर हम इसे इंसानी शरीर से जोड़ें तो ये अच्छी डाइट और रोजमर्रा की स्वच्छता बनाए रखने जैसा है ना? जैसे हम जंक फूड खाकर एक स्वस्थ शरीर की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसी खराब तेल डालकर एक इंजन से लंबे समय तक काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, ज्ञान का असली मूल्यों से अमल में लाने में है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? वे सोचते हैं कि अभी तो तेल ठीक ही लग रहा है, सर्विस थोड़े दिन बाद करा लेंगे, या फिर सस्ते ब्रांड का तेल डलवाकर 500 रुपए बचा लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा धोखा है जो इंसान खुद को देता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर उस सस्ते तेल की वजह से पिस्टन रिंग्स तेजी से घिस रही होती हैं, और जब ये रिंग्स पूरी तरह जवाब दे देती हैं तो आप सिर्फ नई रिंग्स लगाकर काम नहीं चला सकते। फिर क्या करना पड़ता है? आपको पूरा इंजन बाहर निकालना पड़ता है, उसे खोलना पड़ता है, सिलेंडर की खराद यानी बोरिंग करवानी पड़ती है, नए बड़े साइज के पिस्टन डलवाने पड़ते हैं। जो काम कुछ 100 रुपए के अच्छे तेल से बच सकता था, वो हजारों लाखों रुपए के भारी भरकम इंजन ओवरहॉल बिल में बदल जाता है। तो पोसवाल अकेडमी के इन नोट्स का अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि पिस्टन रिंग, जो कि आकार में किसी छोटे से कंगन जितनी होती है, उसकी जिम्मेदारी इंजन के किसी भी दूसरे बड़े हिस्से से कहीं ज्यादा है। एकदम। अगर ये 3 रिंग्स वाली टीम अपना काम सही से करती रहे तो इंजन एकदम सुचारू रूप से बिना आवाज किए दौड़ता है। लेकिन अगर हम बुनियादी रखरखाव में कोताही बरतें तो वो भारी भरकम मशीन अंदर ही अंदर घुटने लगती है और कबाड़ बन जाती है।
इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है। वो कैसे? अब ये जानकारी मिलने के बाद जब भी किसी के सामने से कोई गाड़ी गुजरेगी और उसके साइलेंसर से वो खास नीला धुआं निकलेगा, तो उसे पता होगा कि ये सिर्फ धुआं नहीं है। उसे पता होगा कि उस विशालकाय इंजन के गहरे और गर्म अंधेरे में कोई छोटा सा घिसा हुआ धातु का छल्ला अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। बिल्कुल सही। और अंत में इस तकनीकी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों, बड़े इंजनों, अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेटों और विशाल समुद्री जहाजों की ताकत की तारीफ करते हैं, लेकिन ये सब मुमकिन हो पाता है इस माइक्रो इंजीनियरिंग के कारण। हाँ, सही बात है। हमारी पूरी की पूरी आधुनिक सभ्यता, ट्रांसपोर्ट का पूरा जाल इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान ने एक छोटे से धातु के छल्ले का इस्तेमाल करके गैस और दबाव को कितनी बारीकी से कैद करना सीख लिया है। सोचने वाली बात है। तो जरा सोचिए, हमारे समाज में या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही और कौन सी छोटी और अदृश्य व्यवस्थाएं काम कर रही हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, लेकिन जो असल में पूरे सिस्टम का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। अगर वे टूट जाएं तो हमारा पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ हम आज की यह विस्तार से की गई चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और नई चीजों के बारे में अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।